नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन NCMM के शुभारंभ को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों OMCs के लिए इथेनॉल खरीद मूल्य में संशोधन को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने MSME विनिर्माण क्षेत्र के लिए पारस्परिक ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दी। केंद्रीय गृह मंत्री ने विविध राज्यों में आपदा शमन के लिए धनराशि को मंजूरी दी। चरम जलवायु परिस्थितियां ग्रीनलैंड में मौलिक पारिस्थितिक परिवर्तन का कारण बन रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 6 शहरों में हाथ से मैला उठाने की कुप्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन NCMM के शुभारंभ को मंजूरी दी। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन NCMM की घोषणा केंद्रीय बजट 2024 से 2025 में की गई थी। चलिए पहले नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन यानी कि NCMM की मुख्य विशेषताएं जान लेते हैं। इसका उद्देश्य भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों को विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज यानी कि क्रिटिकल मिनरल परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने तथा संसाधन संपन्न देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसकी लागत को देखें तो इस मिशन के अंतर्गत 16,300 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 18,000 करोड़ रुपए का अपेक्षित निवेश भी शामिल है। इसके अलावा देश के भीतर और अपतटीय यानी कि विदेशी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण संबंधी गतिविधियों में तेजी लाना भी इसकी एक मुख्य विशेषता है। इस मिशन के अंतर्गत मूल्य श्रृंखला के सभी चरण, जिनमें खनिज अन्वेषण, खनन, सज्जीकरण यानी बेनिफिसिएशन प्रोसेसिंग तथा अपनी उपयोग अवधि की समाप्ति के चरण वाले उत्पादों से उपयोगी सामग्री की पुनः प्राप्ति को भी शामिल किया गया है। सज्जीकरण यानी बेनिफिसिएशन को देखें तो इसके तहत खनिजों से अशुद्धियों को हटाकर उसकी गुणवत्ता में वृद्धि की जाती है। इस मिशन के तहत महत्वपूर्ण खनिज अन्वेषण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथ ही संबंधित मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों आदि के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा। अन्य विशेषताओं की बात करें तो मिनरल प्रोसेसिंग पार्क व उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना, महत्वपूर्ण खनिजों का पुनः चक्रण, परियोजनाओं के लिए त्वरित विनियामक अनुमोदन, महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार विकसित करना आदि शामिल है। आइए अब ये जानते हैं कि NCMM की आवश्यकता क्यों है। महत्वपूर्ण खनिजों के संदर्भ में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और आयात पर अपनी निर्भरता को कम करना, आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को सक्षम बनाना। अब महत्वपूर्ण खनिज यानी कि क्रिटिकल मिनरल के बारे में जान लेते हैं। खान मंत्रालय के अनुसार आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक खनिज को महत्वपूर्ण खनिज कहा जाता है। इनकी सीमित उपलब्धता या केवल कुछ भौगोलिक स्थानों में निष्कर्षण या प्रोसेसिंग का संकेंद्रण आपूर्ति श्रृंखला की सुभेद्यताओं या व्यवधानों को जन्म दे सकता है। केंद्र सरकार ने देश के लिए 30 महत्वपूर्ण खनिजों की सूची जारी की है, जिनमें कोबाल्ट, तांबा, जर्मेनियम, लिथियम, टंगस्टन जैसे कुछ खनिज शामिल हैं। इसके अन्य उपाय पर नजर डालें तो महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण और खनन को बढ़ाने के लिए 2023 में खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन किया गया था। 2023 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी स्टार्टअप और MSMEs में अनुसंधान व नवाचार को प्रोत्साहन S&T प्रिज्म कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य अनुसंधान एवं व्यवसायीकरण के बीच अंतर को समाप्त करते हुए स्टार्टअप्स और MSMEs का वित्त पोषण करना है। आइए अंत में महत्वपूर्ण खनिजों का महत्व को भी समझ लेते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें तो इसमें सौर पैनल, पवन टरबाइन, बैटरी भंडारण तथा EVs और बैटरी विनिर्माण में लिथियम आयन बैटरी EV एक्सपेंशन को शामिल किया गया है। रक्षा एवं सामरिक प्रौद्योगिकियां देखें तो इसमें एयरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स,
उन्नत हथियार आते हैं। इसके अलावा सेमीकंडक्टर और हाईटेक उद्योगों में चिप निर्माण, दूरसंचार, एआई संचालित प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों यानी ओएमसीज के लिए इथेनॉल खरीद मूल्य में संशोधन को मंजूरी दी। यह संशोधन इथेनॉल आपूर्ति वर्ष यानी ईएसवाई 2024-25 यानी नवंबर 2024 से अक्टूबर 2025 तक के लिए इथेनॉल सम्मिश्रित पेट्रोल यानी ईबीपी कार्यक्रम के तहत किया गया है। संशोधन के अनुसार सी हेवी मोलासिस यानी सीएचएम से प्राप्त इथेनॉल की प्रशासित एक्स मिल कीमत 56.58 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 57.97 रुपए प्रति लीटर तय की गई। खबर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूल्य में संशोधन का महत्व क्या है। आपको बता दें कि इस मंजूरी से इथेनॉल आपूर्तिकर्ताओं और गन्ना किसानों के लिए मूल्य स्थिरता एवं लाभकारी मूल्य प्रदान करने में सुविधा होगी तथा इससे पर्यावरण को लाभ होगा और मिश्रण लक्ष्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त इथेनॉल उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इसी के साथ आइए इथेनॉल सम्मिश्रित पेट्रोल यानी ईबीपी कार्यक्रम के बारे में भी जान लेते हैं। ईबीपी के बारे में देखें तो इसके अंतर्गत तेल विपणन कंपनियों के लिए 20% तक इथेनॉल सम्मिश्रित पेट्रोल बेचना अनिवार्य किया गया है। इसका मंत्रालय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय है। ईबीपी का उद्देश्य वैकल्पिक और पर्यावरण अनुकूल ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना तथा कच्चे तेल पर आयात निर्भरता को कम करना एवं कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना आदि है तथा इसका संशोधित लक्ष्य 2025-26 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल सम्मिश्रित करना है। यह लक्ष्य अर्जित करने की समय सीमा पहले 2030 निर्धारित की गई थी, जिसे बदलकर 2025-26 किया गया है। चलिए अब ईबीपी की प्रमुख उपलब्धियों का भी रुख कर लेते हैं। सबसे पहले विदेशी मुद्रा की बचत। पिछले दशक के दौरान लगभग 1.13 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई थी तथा तेल विपणन कंपनियों द्वारा मिश्रण में वृद्धि हुई है। तेल विपणन कंपनियों द्वारा इथेनॉल सम्मिश्रण ईएसवाई 2013-14 में 38 करोड़ लीटर से बढ़कर ईएसवाई 2023-24 में 707 करोड़ लीटर हो गया था। इससे औसत सम्मिश्रण दर 14.6% प्राप्त हुई है। अब बात करते हैं जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल्स को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई अन्य पहलों के बारे में। प्रधानमंत्री G1 यानी जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना देखें तो इस योजना के तहत लिग्नो सेल्यूलोसिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीड स्टॉक का उपयोग करके दूसरी पीढ़ी यानी 2G इथेनॉल परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसी के साथ जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 यह जैव ईंधन को पहली, दूसरी और तीसरी पीढ़ियों के रूप में वर्गीकृत करती है। आपको बता दें कि ईबीपी कार्यक्रम के लिए इथेनॉल पर वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को घटाकर 5% किया गया है। अगली खबर पर बढ़ने से पहले जैव ईंधन की पीढ़ियां यानी बायोमास सामग्री या फीड स्टॉक से उत्पादित ईंधन के बारे में भी जान लेते हैं। पहली पीढ़ी की बात करें तो यह इथेनॉल मक्का, स्टार्च जैसी मौजूदा फसलों से प्राप्त होता है। वहीं दूसरी पीढ़ी में इथेनॉल लिग्नोसेल्यूलोसिक फीड स्टॉक जैसे कृषि और नगर पालिका अपशिष्ट से प्राप्त होता है और तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत जैव ईंधन को इथेनॉल, यीस्ट, शैवाल आदि प्रजातियों की सूक्ष्म जीव विज्ञानी प्रक्रियाओं से प्राप्त किया जाता है। चलिए अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने एमएसएमई विनिर्माण क्षेत्र के लिए पारस्परिक ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दी। हाल ही में भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमईज के लिए पारस्परिक ऋण गारंटी योजना यानी एमसीजीएस एमएसएमई को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड यानी एनसीजीटीसी सदस्य ऋणदाता संस्थानों यानी एमएलआईज को उनके ऋण पर 60% तक की गारंटी कवरेज प्रदान करेगी। आपको बता दें कि सदस्य ऋणदाता संस्थान यानी एमएलआईज वास्तव में पारस्परिक ऋण गारंटी योजना के तहत एनसीजीटीसी के पास पंजीकृत वित्तीय संस्थान हैं। इनमें वाणिज्यिक बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यानी एनबीएफसीज आदि शामिल हैं। आइए अब एमसीजीएस एमएसएमई के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले है ऋण लेने के लिए पात्र आवेदक। इसमें वैध उद्यम पंजीकरण संख्या धारण करने वाली एमएसएमई इकाइयां आती हैं। दूसरा है ऋण कवरेज। संयंत्र और मशीनरी या उपकरण खरीदने के लिए प्रति एमएसएमई 100 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि परियोजना की लागत 100 करोड़ रुपए से अधिक हो सकती है, लेकिन इस लागत का कम से कम 75% खर्च मशीनरी या उपकरण पर होना चाहिए।
इसी के साथ ऋण पुनर्भुगतान की कुछ शर्तें भी हैं, जैसे 50 करोड़ रुपए तक के ऋण को देखें तो अधिकतम 8 वर्षों में पुनर्भुगतान करना होगा। इसमें मूलधन के भुगतान पर 2 वर्ष की स्थगन अवधि यानी मोरेटोरियम भी शामिल है। वहीं 50 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण की बात करें तो पुनर्भुगतान के लिए अधिक वर्ष और मूलधन भुगतान पर लंबी अवधि की स्थगन सुविधा पर विचार किया जा सकता है। तथा योजना अवधि देखें तो परिचालनात्मक दिशा निर्देश जारी होने से 4 वर्ष अथवा जब तक कुल 7 लाख करोड़ रुपए की गारंटी जारी नहीं हो जाती। इसी के साथ आइए एमएसएमईज के लिए ऋण लेना सरल बनाने के लिए उठाए गए अन्य कदम भी जान लेते हैं। पहला है सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट यानी CGTMSE। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बिना जमानत यानी कोलैटरल फ्री ऋण सुविधा उपलब्ध कराता है तथा रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस यानी RAMP प्रोग्राम। इसके तहत MSME क्षेत्र के विकास के लिए 5 वर्षों में 6,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। और अंत में प्राथमिकता क्षेत्र के लिए ऋण यानी PSL मानदंड। निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर MSME को दिए गए सभी बैंक ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण श्रेणी के तहत माने जाते हैं। चलिए अगली खबर पर बढ़ने से पहले MCGS MSME के संभावित लाभों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले है वित्त पोषण में वृद्धि। इसके अंतर्गत कम जोखिम के साथ वित्तीय संस्थानों को MSME क्षेत्र को ऋण देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा तथा विनिर्माण क्षमता वृद्धि देखें तो आधुनिक उपकरणों की खरीद से व्यवसाय को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इनके अलावा रोजगार के अवसर अर्थात MSME के विस्तार से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। और अंत में मेक इन इंडिया के अंतर्गत इसके लाभ देखें तो देश में ही विनिर्माण और विश्व में प्रतिस्पर्धी होने को बढ़ावा मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री ने विविध राज्यों में आपदा शमन के लिए धनराशि को मंजूरी दी। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति यानी कि HLC ने आपदाओं के शमन के लिए 3027.86 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यह धनराशि राष्ट्रीय आपदा शमन निधि NDMF से 3 आपदाओं के लिए स्वीकृत की गई है। इससे पहले शहरी बाढ़ जोखिम शमन GLOF यानी कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड जोखिम प्रबंधन भूस्खलन जोखिम शमन जैसी अन्य परियोजनाओं के लिए NDMF से वित्तीय सहायता को मंजूरी दी गई थी। आइए विविध आपदाओं से निपटने के लिए उठाए गए कदम भी जान लेते हैं। 12 सर्वाधिक सूखा प्रवण राज्यों को उत्प्रेरक सहायता प्रदान करने के लिए परियोजना आरंभ की गई है। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल आदि सहित 10 राज्यों में बिजली गिरने की अधिक घटनाओं की आशंका वाले 50 जिलों में बिजली गिरने से सुरक्षा पर शमन परियोजना शुरू की गई है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश आदि सहित 19 राज्यों के उच्च प्राथमिकता वाले 144 जिलों में वनाग्नि जोखिम प्रबंधन हेतु शमन योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसके उद्देश्य की बात करें तो देश में वनाग्नि प्रबंधन दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना ताकि महत्वपूर्ण वनाग्नि रोकथाम और शमन गतिविधियों को मजबूत किया जा सके तथा उनका समर्थन किया जा सके। तंत्र की बात करें तो राज्य वनाग्नि शमन प्रतिक्रिया तैयारी तथा वनाग्नि के बाद आकलन और रिकवरी पर केंद्रित गतिविधियों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। चलिए राष्ट्रीय आपदा शमन निधि NDMF के बारे में समझ लेते हैं। इसे 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर केंद्र सरकार द्वारा फरवरी 2021 में स्थापित किया गया था। यह राष्ट्रीय आपदा जोखिम शमन निधि NDRMF का एक हिस्सा है। इसमें राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष सहित भारत में आपदा प्रबंधन के लिए उपलब्ध सभी निधियां शामिल हैं। राज्य स्तर पर तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों ने राज्य आपदा शमन निधियों यानी कि SDMFs को स्थापित करना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार सभी राज्यों के लिए SDMFs में केंद्र के हिस्से के रूप में 75% का योगदान करती है।
पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए यह योगदान 90% है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। चरम जलवायु परिस्थितियां ग्रीनलैंड में मौलिक पारिस्थितिकी परिवर्तन का कारण बन रही हैं। प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित एक नए अध्ययन से पता चला है कि चरम मौसम की घटनाओं ने ग्रीनलैंड की झीलों को कार्बन सिंक से कार्बन डाइऑक्साइड के बड़े स्रोतों में बदल दिया है। इससे उत्सर्जन में 350% की वृद्धि हुई है। चलिए सबसे पहले अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डाल लेते हैं। पश्चिमी ग्रीनलैंड की झीलों में बदलाव की बात करें तो चरम मौसम के कारण 2022 में पश्चिमी ग्रीनलैंड में 7,500 से अधिक झीलों के जल का रंग भूरा हो गया था और ये झीलें कार्बन उत्सर्जित करने लगी थी। साथ ही परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से ऑर्गेनिक कार्बन निर्मुक्त होने लगी। इससे ये परमाफ्रॉस्ट कार्बन सिंक से कार्बन उत्सर्जक में बदल गए। साथ ही वायुमंडलीय नदियों यानी एटमॉस्फेरिक रिवर्स के कारण 2022 में सामान्य से अधिक तापमान और वर्षा में वृद्धि देखी गई। अब प्रश्न यह है कि वायुमंडलीय नदियां क्या हैं? ये राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन के अनुसार वायुमंडलीय नदियां आकाश में नदियों की तरह होती हैं। इन्हें फ्लाइंग रिवर्स भी कहा जाता है। ये वायुमंडल में अपेक्षाकृत लंबे व संकीर्ण क्षेत्र होते हैं जो अधिकांश जल वाष्प को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बाहर ले जाते हैं। आपको बता दें कि वायुमंडलीय नदियां बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स प्रणाली का हिस्सा हैं। वायुमंडलीय नदियां आमतौर पर बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवातों के शीत वाताग्र के आगे निचले वायुमंडल में प्रबल वेग से चलने वाली जेट स्ट्रीम के क्षेत्र में मौजूद होती हैं। वायुमंडलीय नदियों के प्रभाव की बात करें तो यदि वर्षा में भूमिका देखें तो इनसे वर्षा अधिक होती है, लेकिन ये बाढ़ और गर्मी के खतरे भी पैदा कर सकती है। इससे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए 1985 और 2020 के बीच मॉनसून के मौसम में भारत की 10 सबसे गंभीर बाढ़ों में से 7 वायुमंडलीय नदियों से ही जुड़ी थी। इनमें 2013 में उत्तराखंड और 2018 में केरल में आई बाढ़ भी शामिल है। चलिए खबर के अंत में जलवायु परिवर्तन का वायुमंडलीय नदियों पर प्रभाव भी देख लेते हैं। सबसे पहला प्रभाव है बार बार घटित होना। ग्लोबल वार्मिंग के कारण सर्दी के अंत तक ग्रीनलैंड, उत्तरी अमेरिका और पूर्वी एशिया जैसे क्षेत्रों में वायुमंडलीय नदियों में 50 से 290% तक की वृद्धि हो सकती है। इसी के साथ दक्षिण एशियाई मानसून देखें तो तापमान में वृद्धि से नमी का संचरण बढ़ेगा। इससे भारत में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ेंगी और हिंद महासागर का गर्म होना, समुद्र का गर्म तापमान और वेपर प्रेशर डेफिसिट यानी वीपीडी वाष्पीकरण को बढ़ाता है। इससे वायुमंडलीय नदियों के निर्मित होने की घटनाओं में बढ़ोतरी होने लगती है। इनके अलावा ध्रुव की ओर विस्थापन, समुद्री सतह के तापमान में परिवर्तन के कारण वायुमंडलीय नदियां ध्रुवों की ओर 6 से 10 डिग्री तक खिसक रही हैं। और अंत में है लानीना प्रभाव। लानीना वॉकर सर्कुलेशन को मजबूत करता है, उष्णकटिबंधीय वर्षा पेटी का विस्तार करता है और वायुमंडलीय नदियों को ध्रुवों की ओर ले जाता है। बात करते हैं अंतिम मुख्य खबर की। सुप्रीम कोर्ट ने 6 शहरों में हाथ से मैला उठाने की कुप्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में हाथ से मैला उठाने यानी कि मैनुअल स्कैवेंजिंग की कुप्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोर्ट ने उपर्युक्त 6 शहरों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को यह बताने के लिए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है कि इस कुप्रथा को कब तक और कैसे समाप्त किया जाएगा। इससे पहले डॉक्टर बलराम सिंह बनाम भारत संघ 2023 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को चरणबद्ध तरीके से इस कुप्रथा को पूरी तरह समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए थे। आइए भारत में हाथ से मैला उठाने की कुप्रथा के बारे में भी जान लेते हैं। हाथ से मैला उठाने से आशय किसी व्यक्ति को अस्वच्छ शौचालय या शुष्क शौचालय में या खुले नाले या गड्ढे में या रेलवे ट्रैक आदि पर मानव मल को हाथ से हटाने, उठाने या किसी भी तरीके से उसके निपटान के लिए नियोजित करने से है। विनियमन की बात करें तो आधिकारिक रूप से सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण प्रतिषेध अधिनियम 1993 के तहत भारत में हाथ से मैला उठाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बाद में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत हाथ से मैला उठाने की परिभाषा को व्यापक बनाया गया और इसमें शामिल लोगों के पुनर्वास का प्रावधान किया गया।
फिर भी उचित सीवेज प्रबंधन प्रणाली की कमी और रोजगार के वैकल्पिक अवसर उपलब्ध नहीं होने के कारण यह कुप्रथा अभी भी जारी है। वर्तमान स्थिति को देखें तो 29 जनवरी 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार देश के 775 जिलों में से 456 जिलों में हाथ से मैला उठाने की कुप्रथा समाप्त हो चुकी है। आइए इसमें शामिल मुख्य मुद्दे भी जान लेते हैं। पहला है मानवीय संकट। हाथ से मैला उठाने की कुप्रथा मौलिक मानवाधिकारों और व्यक्ति की गरिमा का उल्लंघन करती है। इस कुप्रथा में शामिल सफाई कर्मियों को गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों, विषाक्त गैसों और रोगजनक संक्रमणों के खतरों का सामना करना पड़ता है। दूसरा है जातिगत भेदभाव। इस कुप्रथा में शामिल अधिकतर व्यक्ति दलित समुदाय से आते हैं। इन मुद्दों से सामना करने हेतु आवश्यक उपाय देखें तो सीवर की सफाई के लिए रोबोट व मशीन जैसी तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। प्रतिबंध को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए कानूनों के कार्यान्वयन की सख्त निगरानी करनी चाहिए। सैनिटेशन अवसंरचना में सुधार करना चाहिए। हाथ से मैला उठाने की कुप्रथा के उन्मूलन के लिए संवैधानिक और कानूनी प्रावधान जान लेते हैं। पहला है भारत का संविधान। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता के मूल अधिकार की गारंटी दी गई है। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के मूल अधिकार की गारंटी दी गई है। दूसरा है कानूनी और अन्य प्रावधान। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत हाथ से मैला उठाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। तीसरा है योजनाएं। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम यानी नमस्ते योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य हाथ से मैला उठाने की कुप्रथा में शामिल लोगों का पुनर्वास करना और उन्हें औपचारिक रोजगार प्रदान करना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। आज हम बात करेंगे ओमान की। इस देश की राजधानी मस्कट है। हाल ही में भारत और ओमान के कराधान पर अधिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दोहरा कराधान परिहार समझौते यानी कि DTAA में संशोधन करने पर सहमति व्यक्त की। इसकी भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो यह फारस की खाड़ी और अरब सागर के संगम पर अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। यह दक्षिण पश्चिम में यमन, दक्षिण व पूर्व में अरब सागर, उत्तर में ओमान की खाड़ी, उत्तर पश्चिम में संयुक्त अरब अमीरात तथा पश्चिम में सऊदी अरब से घिरा हुआ है। इस प्रदेश की भौगोलिक विशेषताएं देखें तो यहाँ की जलवायु तट पर गर्म व आर्द्र प्रकार की है तथा यहाँ का आंतरिक भाग गर्म एवं शुष्क तथा यहाँ सुदूर दक्षिण में प्रबल दक्षिण पश्चिमी ग्रीष्मकालीन मानसून पाया जाता है जो कि मई से सितंबर तक बना रहता है। यहाँ का तटीय मैदान लंबा व संकीर्ण है जो ओमान की खाड़ी तक फैला हुआ है। इसे अल बातिना के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का रेगिस्तान रूब अल खली है। यह सऊदी अरब और यमन में भी फैला हुआ है। इसका सबसे ऊंचा स्थान माउंट शम्स है जिसे सन माउंटेन भी कहा जाता है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि PG मेडिकल सीटों में अधिवास आधारित आरक्षण असंवैधानिक होने के कारण अस्वीकार्य है। ऐसा इस कारण क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। सेना द्वारा शासित 3 देशों माली, बुर्किना फासो और नाइजर ने कूटनीतिक तनाव के बाद आधिकारिक तौर पर ECOWAS की सदस्यता का त्याग कर दिया है। हाल ही में भारत ने इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र के निवासियों की सहायता के लिए मानवीय सहायता भेजी। कुर्दिस्तान एक पहाड़ी क्षेत्र है। इसमें पूर्वी तुर्की, उत्तरी इराक, पश्चिमी ईरान के भाग तथा उत्तरी सीरिया और आर्मेनिया के कुछ क्षेत्र शामिल हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री ने ई-श्रम पहल के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए माइक्रोसाइट्स तथा ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स OSI लॉन्च किए हैं। ई-श्रम माइक्रोसाइट्स राज्य विशिष्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं। इन्हें राष्ट्रीय ई-श्रम डेटाबेस के साथ सहजता से एकीकृत किया गया है।
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मुख्य तीस्ता नदी पर स्थित तीस्ता 3 बांध के पुनर्निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तीस्ता नदी भारत में पश्चिम बंगाल और सिक्किम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने ग्वांतानामो बे में माइग्रेंट डिटेंशन सेंटर स्थापित करने का आदेश दिया है। यह कैरिबियन सागर के एक इनलेट का निर्माण करती है। यह दक्षिण पूर्वी क्यूबा में स्थित है। हाल ही में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE ने सोलर PV मॉड्यूल तथा इन्वर्टर की गुणवत्ता का नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए सोलर सिस्टम डिवाइस और कंपोनेंट गुड्स आदेश 2025 जारी किया है। वैज्ञानिकों के अनुसार बेन्नु शुद्ध ग्रह से प्राप्त नमूनों से जीवन के निर्माण खंडों का पता चलता है। बेन्नु एक छोटा और पृथ्वी के निकट स्थित शुद्ध ग्रह है। यह लगभग हर 6 वर्ष में पृथ्वी के निकट से गुजरता है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।